अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स। और आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कम्प्लीटली ओवरव्यू ले लें। अगेन मैं ये नहीं कह रहा एक क्लास में मैं आपको पूरा फंडामेंटल समझा दूंगा। इसमें ये कि हम ओवरव्यू ले लें। इसके बाद जो है वो फिर हम क्या करेंगे, हम ओवरव्यू के बाद हम इस पे डेली बेसिस पे सेशंस करेंगे। डेली बेसिस पे हम वीडियोस बनाएंगे जिन वीडियोस के अंदर हमें चीज़ें डिस्कस करनी है, लाइक के मार्केट्स किस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है ना, चीज़ें हम डिस्कस इंडियन जो करेंगे न्यू कि फीचर है मार्केट भाषा तो फॉलो होती है यार। मार्केट कैसे जो है ना वो फंडामेंटल्स की बेसिस पे करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रियलिटी है, किस तरीके से चल रही है। अगेन जो मैंने लास्ट जैसे बताया था कोड रिपोर्ट डालने में कि ये टोटली डिपेंड के किस तरीके से जो है ना वो आपके जो फेडरल रिजर्व्स का डेटा आ रहा है उनका क्या स्टांसेस हैं, वो किस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न है, किस चीज़ को जो है ना वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस की हम अगर लर्निंग स्टार्ट करें तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले अगर हम नॉर्मली चीज़ों को देखें तो गवर्नमेंट के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। किसी भी कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी दो तरह की होती हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स की तरफ से स्पेंडिंग्स की जाती हैं, कितनी भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, वो सारे फिस्कल पॉलिसी में आती हैं। लाइक ये कि एक एरिया है जहाँ पे गोल्ड या किसी भी किस्म की माइनिंग की जा रही है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि उस वहाँ से जो है ना वहाँ तक का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज की जो फ्लो है आना जाना वो इजी रहे। तो ये फिस्कल पॉलिसी में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जितनी भी पॉलिसीज रिलेटेड है अपना मॉनेटरी कंसिडरेशन से रिलेटेड, जैसे कि टैक्स को जो है ना वो रेज करना, मनी जो है ना वो टेम्प वो करना, अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग करना इन करेंसीज के अंदर, नए नोट छापना, नए नोटों की प्रिंटिंग को रोक देना, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देना, इन्फ्लेशन का डेटा आना, ये सारा जो है ना मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आ जाता है। सो वी आर हमारा जो मोस्टली काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी से, फिजिकल पॉलिसी हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है ना, हम मॉनेटरी पॉलिसी में चीज़ों को देखेंगे। अच्छा देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आ जाता है, जैसे अगेन मैंने यहाँ बता दिया कि चेंज इन द सेंट्रल बैंक पॉलिसी। जो भी सेंट्रल बैंक है, जैसे कि यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यूरोपियन बैंक है, इस तरीके से जितनी भी बैंक्स हैं जो अपना पॉलिसीज देती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं लाइक स्पेंडिंग्स और इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी आती हैं, वो सारी आपकी आ जाती हैं इन फिस्कल पॉलिसी जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लेट सपोज सबसे पहले जो हमारे फंडामेंटल रिलीज आते हैं ना, हम इनको कहते हैं फंडामेंटल रिलीज। ठीक है, फंडामेंटल रिलीज आते हैं, वो बेस करते हैं या तो वो इन्फ्लेशन बेस्ड डेटा होगा। ठीक है, उससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो डेटा आएगा वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलेगा कि वो क्या चीज़ कैसे है। और थर्ड हमें यहाँ से पता चलता है कि ग्रोथ कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कैसी है। तो मोस्टली इन तीन चीज़ों का डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कौन सा डेटा इन्फ्लेशनरी है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट है और कौन सा ग्रोथ बेस्ड है, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज डेट कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर जो राइट नाउ जो करंट सिनेरियोस के अंदर और करंट अफेयर, लाइक ये इट्स लाइक अ करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स की तरह है। आपको देखना है कि करंट सिचुएशन या करंट टाइम फ्रेम के अंदर जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री की, उनके सबसे ज़्यादा जो वो चीज़ क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ की कंसर्न ज़्यादा है, मतलब किस चीज़ की उनको ज़्यादा जो है ना वो फिक्र है कि हमें इसको कंट्रोल करना है। लाइक राइट नाउ जो है ना इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, उन्हें इन्फ्लेशन पे काम करना है। कभी होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं। कभी मसला ये होता है कि वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें जो है ना वो ग्रोथ के ऊपर करना है, तो फिर उससे रिलेटेड जो डेटा आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, वो चीज़ें ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस में आती हैं हमारे पास। अब लेट सपोज अगर हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्रेडिंग जो है ना न्यूज़ की बात करें तो वो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन इकोनॉमिक डेटा रिजल्ट और रैंडम ट्वीट बैंक। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक तो मॉनेटरी पॉलिसी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फोकस करना है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी को इतना ज्यादा नहीं देखते। और जो भी डेटा आने हैं ना हम उसको क्या करेंगे, हम रिजल्ट्स को एक्सपेक्टेशंस के साथ मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास होते हैं तीन कॉलम। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, तीन कॉलम।
वो 3 कॉलम होते हैं, जिसमें एक होता है पास रिजल्ट, प्रीवियस। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात करें, प्रीवियसली 6.6 पे था। एक्सपेक्टेड, मार्केट में एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी 6.3 से कम हो जाएगी, और एक्चुअल क्या आता है। अब जैसे इसमें जो अनएक्सपेक्टेड का वर्ड है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आना है वो कितना ज्यादा वेरी करेगा, मतलब वेरी, इस डेविएशन कितनी ज्यादा आती है। या तो वो इस, जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज्यादा कम आ जाता है, जैसे कि 6 आ गया, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाता है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की तरफ जाना है। और फिर रैंडम ट्वीट्स की तरफ भी जाना है। रैंडम ट्वीट्स का मतलब क्या है? रैंडम ट्वीट्स का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो भी उस तरह की कंपनीज हैं, मतलब जो सेंट्रल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां से कोई इंपॉर्टेंट ट्वीट्स वगैरह आते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्वीट्स है तो ऑफिशियल जो है ना वो सोर्सेज यूज किया जाता है, यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू अवेयर, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म टू द जनरल पब्लिक। ठीक है। अच्छा, बेस्ट सोर्सेज क्या है न्यूज़ रीड करने की? सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्सेज हैं, आप जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, बेबी पिप्स है, इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाना है, फॉरेक्स लाइव है, और ट्विटर को आप यूज़ करोगे या x.com को यूज़ करोगे फॉर द न्यूज़। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या है? ये सारी हमारी आ गई लिस्ट ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज। ठीक है, ये क्या है? लिस्ट ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज। हाई इम्पैक्ट न्यूज में कौन कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है इंटरेस्ट रेट्स डिसीजंस। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन का मतलब ये है कि जो कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया जाएगा या उसको कम किया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है इन्फ्लेशन बेस्ड। इन्फ्लेशन के अंदर सीपीआई है, पीपीआई है, ये सारी चीजें जो है ना इन्फ्लेशन में आ रही होती हैं। एम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वेज ग्रोथ है, आवरली अर्निंग है, आईएसएम का डेटा है, ये सारी चीजें जो है ना इसमें आती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि जीडीपी आ गई हमारी, ये जो बिजनेस सर्वेज होते हैं ये सारे इसमें आ जाती हैं। फिर रिटेल सेल्स का डेटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बिजनेस सेंटिमेंट सर्वे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्वे है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, हाउसिंग डेटा है, और ट्रेड बैलेंस है। तो ये हैं जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं, जिनको आपको जो है ना वो कंसिडर करना है और जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है। मोस्टली जो यूएस साइड से डेटा आता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन भी इसी चीज़ को देनी है जो यूएसए से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एनएफपी का डेटा है, नॉन फॉर्म पेरोल से नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, एफओएमसी का है। ठीक है ना। ट्रेड बैलेंसेस हैं, सीपीआई और रिटेल सेल्स, ये 5-6 डेटा हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ें तो जो है ना वो हिट करती ही हैं, और साथ में क्या होता है कि और भी फैक्टर्स जो है ना वो हिट करते हैं, अभी हम उनको देख लेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है ना मैंने यहाँ पे न्यूज़ भी लिखी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट कोस्ट डेटा क्या है, एसएनपी क्या है, ये सारी मैंने यहाँ बताई हुई है। लेकिन अभी मैं आपको इनको रटवा नहीं सकता, इनको हम क्या करेंगे, ये मंथली बेसिस पे ना रिपीट होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे रिपीट होती हैं। तो जब हम इनको हर डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना इसका पूरा इनका ओवरव्यू थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरीके से चलती है और हमें इसमें करना क्या होता है। अच्छा देखो, इसके अंदर हमें पता है क्या करना है। हमें इसके अंदर एक्चुअल में जो काम हमारा है ना वो ये है कि हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी, ठीक है, हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो न्यूज़ आ रही है, लेट सपोज हम इसको बात करते हैं यूएस डॉलर की। अब देखो, अब ये जो है ना, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में हो सकता है कि खिचड़ी सी पक जाए, आप बोलोगे कि सर चीज़ें बहुत ज़्यादा लिंक कर रही हैं, चीज़ें फुल्ली लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि एक डिसीजन की बेसिस पे दूसरा डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इससे क्या करना है कि यूएसडी की किसी भी डेटा आने के बाद यूएसडी स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। हम अभी यूएसडी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है ना, अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो हर वो पेयर, ठीक है, हर वो पेयर जिसके अंदर यूएसडी ऐसे ट्रेड हो रहा है, कैसे हो रहा है, यूएसडी, और आगे वो पेयर आ गया, वो जेपीवाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होंगे, वो बुलिश हो जाएंगे, वो लोग वो बुलिश जाएंगे, ऊपर जाएंगे अगर स्ट्रांग होता है। ठीक है। और अगर वीक होता है,
अगर वीक होता है मतलब ये स्ट्रॉन्ग का है, अगर स्ट्रॉन्ग होता है जी यूएसडी, और हर वो स्टॉक जो ऐसे ट्रेड कर रहा है, ये बैरिश हो जाएंगे, मतलब ये नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। ठीक है, अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है किसी भी न्यूज़ के बाद। अगर यूएसडी वीक होता है, तो जिस भी पेयर के साथ यूएसडी ऐसे ट्रेड हो रहा है, ये क्या होंगे, ये बैरिश हो जाएंगे। और अगर जिन भी पेयर के साथ यूएसडी ऐसे ट्रेड हो रहा है, वो बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं, अब जर्नल सिनेरियोस पे बात होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब देखिए इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। अब देखें चीजों को थोड़ा सा ना एक्टिवली समझने की कोशिश करना। आप इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट इज लाइक के आपने एक कंट्री है यूएस, हम यूएस के ही एग्जाम्पल देंगे और यूएस को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, आपने यूएस डॉलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5% का। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है राइट नाउ। तो मतलब ये है कि आप अगर 1 लाख यूएस डॉलर बैंक में रखते हो तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे पर एनम के। ठीक है, अब लेट सपोज एक न्यूज आती है कि इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो कट हो जाएंगे, मतलब नीचे लाया जा रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैं फिर पागल हूँ जो है ना, अगर ये इंटरेस्ट रेट इस तरीके से कम कर रहे हैं, 1 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक में होल्ड करूँ, इससे अच्छा ये नहीं है मैं बैंक में से निकाल के या तो बॉन्ड्स में लगा दूं, या तो फिर जो है ना मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूं, या मैं हाउसिंग में लगा दूं। आप क्या करोगे, अपनी डॉलर को निकाल लोगे बैंक से, आप अपने डॉलर को निकाल लोगे बैंक से। अब लेट सपोज एक बंदे ने क्या किया, डॉलर बैंक से निकाले और वो आए और उसने डॉलर को सेल किया, स्टॉक्स को बाय कर लिया। ठीक है, इसने स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। एक बंदे ने क्या करा, उसने बोला यार एक काम करता हूँ, यूरोप जो बंदा बैंक के अंदर ही इंटरेस्ट रेट्स में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट इनकम में, उसने बोला यार यूरो का जो है ना इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हो रहा है, डॉलर का कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, डॉलर को सेल करेगा, यूरो को बाय करेगा। अब देखें इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से यूरो डॉलर सेल हो रहा है, डॉलर डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने से डॉलर वीक होगा, डॉलर की वैल्यू नीचे आ जाएगी, यूएसडी डाउन आएगा। अब यूएसडी डाउन आएगा तो ये एक जो है ना इंटरेस्ट रेट कम करना क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट्स को कट करने से यूएसडी वीक होता है। इसी की तरह अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, 5% से 7 किया जाता है, तो लोग बोलेंगे यार यूरो को बेचो, यूएसडी ज्यादा स्ट्रांग है उसको बाय करो। ठीक है, तो वो उस तरफ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ बंदे स्टॉक से पैसा निकालेंगे, यूएसडी में डाल देंगे क्योंकि वो ज्यादा ट्रस्टेड है। कुछ बंदे बॉन्ड्स को सेल करेंगे, यूएसडी परचेस कर लेंगे, तो मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की वजह से यूएसडी स्ट्रांग होता है। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब कुछ चीजें होती हैं जो पॉलिसी रिलेटेड होती हैं और कुछ चीजें होती हैं पॉलिसी रिलेटेड नहीं होती। अब जैसे एक होता है क्वांटिटेटिव ईजी, क्वांटिटेटिव ईज का मतलब क्या होता है कि कितने नए नोट प्रिंट होंगे। नए नोट अगर प्रिंट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यूएसडी की सप्लाई बढ़ जाएगी, वो वीक होगा। और अगर जो है ना वो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है, मतलब न्यू नोट प्रिंट नहीं हो रहे, तो उसका मतलब क्या है, यूएसडी जो है ना स्ट्रांग होगा। तो ये भी एक फैक्टर है, हमें अपना सिनेरियो रखना है इसी चीज पे कि किस फैक्टर की वजह से यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और किस फैक्टर की वजह से यूएसडी स्ट्रांग नहीं हो रहा। अभी हम एक जर्नल गाइडलाइन बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट का तो आपको पता चल गया, इंटरेस्ट रेट को कम करना और बढ़ाना इज इम्पोर्टेंट। अब ये सारी चीजें लिंक कर रही हैं आगे की, आगे सारी चीजें लिंक कर रही हैं आगे की, ये सारी चीजें लिंक कर रही हैं आगे की इसी डिसीजन के ऊपर। ठीक है, अब ये डिसीजन वेरी करते हैं डिफरेंट उसके ऊपर, कि एक इसमें सिनेरियो बनता है कि राइट नाउ बातें क्या चल रही हैं, राइट नाउ अगर बात चल रही है इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक डेटा ऐसा आता है जिससे लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई और इंटरेस्ट रेट को फर्दर आगे और नहीं कट किया जाएगा, तो इट मींस ये कि हमें जो है ना अब इंटरेस्ट रेट के अंदर फर्दर सेम जो है स्टेबिलिटी नजर आएगी। दिस वन इज आल्सो क्रिएट्स द डिमांड या बुलिशनेस इन द यूएस डॉलर।
क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कम करना था, लेकिन वो डिले हो गया। डिले होने का मतलब क्या है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो गया जिससे यूएसडी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना था लेकिन वो अभी नहीं बढ़ा रहे, इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखना था, उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये क्या है, ये सिनेरियोज हैं जो हर दफा सिनेरियो चेंज होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सिनेरियो रटवा दूं। ठीक है, सेकंड ये कि हमारे पास आता है डेटा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज लाइक आपकी जो डेली की जो बाइंग, मतलब डेली जो रोजमर्रा के जो आइटम्स थे, डेली के रोजमर्रा के आइटम्स थे, उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है या उनकी डिमांड, उनकी जो है ना, सॉरी, प्राइस इंक्रीज हो रही है जनरल प्राइस लेवल, या डिक्रीज हो रही है। अब सीपीआई क्या कहलाता है? सेंट्रल, ओ सॉरी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना। सीपीआई में क्या होता है? सीपीआई के अंदर होता यह है कि कुछ डेली यूज के आइटम्स होते हैं, उनको जो है ना अक्यूमुलेट किया जाता है, उनमें से बकेट बनाई जाती है और देखा जाता है कि हर महीने उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सही है ना। उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये चीज पता चलेगी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब लेट सपोज अगर हम एक बात करें, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन, महंगाई होती किस वजह से? ठीक है ना, हम सबसे पहले तो ये देखें। देखिए, एक फैक्टर इन्फ्लेशन के होने का ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, आपके घर में 10 भाई थे। ठीक है, पहले 5 जॉब पे थे, 5 बेरोजगार थे। अब जब वो 5 भाई भी बेरोजगार थे और 5 जब जॉब पे थे ना, तो पांचों के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो नॉर्मल चीजें बाय नहीं कर पाते थे और वही चीज बाय करते थे जो उनके लिए बेसिक नीड्स में आता है। लेकिन जैसे जैसे उनको जॉब मिली, 7 भाइयों को जॉब मिल गई, 8वें को भी मिल गई, 9वें को, अब 9 भाई को जॉब मिली ना, अब उनका बाइंग पावर बढ़ गया। उनके बाइंग पावर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उनके बाइंग पावर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जर्नल प्राइस लेवल बढ़ने लगे, क्योंकि अब लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं। डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब जब वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो है ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वो क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि देखो, इंटरेस्ट रेट को, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है कि ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है, लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ गया है, वो बाइंग पावर बढ़ गया है, वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि कुछ ऐसा करो कि ये लोग नॉर्मली स्पेंड ना करें, ये सेव करें, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि कुछ लोग अपने पैसों को फालतू खर्च करने से बेटर है बैंक में रख देंगे ताकि स्पेंडिंग्स कम हो। और इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा कि ये जो 10 भाई थे, 4 भाई जिस नई कंपनीज में जॉब कर रहे थे, उन कंपनीज ने अगर बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो वो लोन लेने की वजह से इंटरेस्ट, उन कंपनीज की इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। और प्रॉफिटेबिलिटी जब हिट होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी तो वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे, तो वो सबसे पहले फालतू के लोगों को जॉब से निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो वो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो 10 भाई को जॉब मिले थे, अब अगेन जो है ना वो 5 भाइयों को जॉब रहेगी, 5 फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, लेट सपोज 10 भाई थे, 10 के 10 को जॉब मिल गई और लेबर की डिमांड बढ़ गई। अब जब वो देखेंगे कि कोई काम करने वाला अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कंपनीज में जाके वो बदमाशियां करेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। अब लेट सपोज अगर कोई ऐसा आइटम है, लेट सपोज कोई ऐसा आइटम है जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर उसको बेसिक नीड्स में लेता है, जैसे कि आप उसका आइडिया ले लो, चीनी हो गई। ठीक है ना, हम चीनी की बात कर लें, या हम एक नॉर्मल घर में यूज होने वाला कुकिंग ऑयल की बात कर लें। अब एक कुकिंग ऑयल कंपनी थी जो 1 किलो कुकिंग ऑयल बना रही थी $50 के अंदर, $50 उसकी प्राइस थी। अब वहाँ के लोगों ने क्या करा, वहाँ के जो यूज जॉब करने वाले थे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, हर बंदा एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से क्या है कि लेबर मिल नहीं रही, और लेबर ना मिल रही की वजह से उनके नखरे बढ़ गए कि अब हमारी वैल्यू तो ज़्यादा है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो लोग, होगा ये कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग डिमांड करेंगे सैलरी बढ़ाने की। लेट सपोज उन लोगों की 5% सैलरी बढ़ा दी, तो 5% सैलरी बढ़ाने का मतलब है 5% से एक्सपेंस बढ़ गया, तो 5% से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। कंपनी करेगी, वो खुद बेयर नहीं करेगी, वो कॉस्ट बढ़ा देगी, वो $50 से $55 ले जाएगी। अब वहां पे क्या हुआ, जब $50 वाला ऑयल $55 पे आया, तो ये भी क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। अब वो
ये जो इंक्रीज आया प्राइस में, ये किसको बेयर करना पड़ेगा? ये एंड कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बर्डन है ना वो पास ऑन कर देते हैं आगे की तरफ, जिसकी वजह से अगेन क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो है ना फिर उनको इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आपका जो है ना वो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो घर पे बैठेंगे ताकि वो इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारें। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ होता है पीपीआई। पीपीआई में क्या होता है, देखें पीपीआई है और इसके अलावा दूसरे भी कुछ जो है ना परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, उनसे सर्वे किया जाता है कि भाई आप ये 300 कंपनीज के परचेजिंग मैनेजर्स हैं अलग अलग सेक्टर के, उनसे सर्वे किया कि भाई इस मंथ आप लोगों ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर आ गया आपका इन्वेंटरी आ गई, यहाँ पर आपके आ गए जो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं, न्यू हायरिंग्स हैं, इस चीज़ से रिलेटेड पूछा जाता है कि भाई वो कितनी थी। तो बोलते हैं पिछले महीने हमने, लेट सपोज रॉ मटेरियल की बात है, बोले पिछले महीने हमने 1,000 टन का ऑर्डर दिया था, इस महीने 150 टन का दिया है, 1,500 टन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% से उनकी परचेजिंग बढ़ गई। अब जब 50% से जब उनका रॉ मटेरियल बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो तभी तो वो बाइंग कर रहे हैं, तभी तो ऑर्डर्स उनके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी अगेन इसी में आता है कि बिजनेसेस और अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अच्छे से जो है ना वो बिजनेसेस चलेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस जब बढ़ते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है, स्टेबल इकोनॉमी है, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, तो सबसे पहले आते ही डॉलर को बाय करेगा, जिससे भी डॉलर की डिमांड जो है ना वो बढ़ती है। अब कुछ इन्फ्लेशनरी बेस्ड होता है, कुछ इस तरीके से होता है, तो डेटा इस तरीके से जो है ना डिफरेंट उसमें आ रहा होता है। ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 भाई की एग्जाम्पल लेते हैं, 10 भाई में से पहले 5 भाई को जॉब थी, 5 भाई नहीं थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ, 50% हो गया। 6 को जॉब मिल गई, 4 रह गए, 40% हो गया। अब मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे जैसे कम हो रहा है, तो वो किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि लोगों की इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जो है ना वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट को भी देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ने की भी चांसेस हैं। सेकंड ये कि एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का मतलब क्या है कि ये मतलब डिफरेंट ट्रिगर्स पॉइंट है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कंट्री, मतलब जो कंपनी है और जो कंट्री है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का क्या चल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन बेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से क्या होगा कि लोगों का बाइंग पावर बढ़ेगा, और लोगों का बाइंग पावर बढ़ेगा जिससे सीपीआई बढ़ेगा, और सीपीआई जब बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि जो है ना इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ी बहुत कम आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन जब कम आएगी तो इस बात के चांसेस है कि अब इंटरेस्ट रेट को या तो होल्ड किया जा सकता है या कट किया जा सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या थे, 10 भाई थे, अब्बू ने बोला था जो जॉब पे नहीं जाता ना वो मुझसे मंथली आके अपनी पॉकेट मनी ले ले। अब पहले जो है ना वो टोटल पॉकेट मनी लेने आते थे 4 भाई। ठीक है, फिर इस साथ में क्या हुआ, तीसरा 3 भाई को जॉब मिल गई, तो अब 3 भाई आ रहे हैं। ठीक है, 8 को जॉब मिल गई, अब 2 भाई आ रहे हैं। मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जैसे जैसे कम हो रहे हैं, तो मतलब क्या है कि लोगों को जॉब मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है ना वो जा रही है। ठीक है, अच्छा आप देखें हमेशा जो है ना ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ये ऐसा भी नहीं होता बहुत ज़्यादा जो है ना रिसेशन की तरफ मार्केट जो है ना डाउन जाए। तो बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मोस्टली डेटा आता है जीडीपी का। जीडीपी जैसे ही पॉजिटिव आ रही है, पिछले से जीडीपी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं। जब ज्यादा प्रोड्यूस होंगी तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होंगी, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो फिर हमें वैसे ही जो है ना उसके बेनिफिट्स मिलने, डॉलर की जो है ना बाइंग होनी है। फिर इकोनॉमी के अंदर भी क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो है ना वो लोग इकोनॉमी में न्यू बिजनेसेस भी आएंगे, तो इससे भी जो है ना काफी ज्यादा हेल्प होती है कि किस तरीके से जो है ना मतलब जीडीपी इम्पैक्ट करती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में आती है। बाकी इसके बाद ये है रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स में ये कि कंज्यूमर सर्वे किए जाते हैं कुछ परचेजिंग मैनेजर से, कुछ सेल्स वालों से, कि भाई आप लोगों के पास जो है ना वो सेल्स इशू क्या है, सेल्स के ऑर्डर क्या है। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखी जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ परचेजिंग मैनेजर्स हैं, उनको देखा जाता है। अच्छा, कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, कुछ सर्विसेज सेक्टर में, दोनों सेक्टर्स के लिए जाती है। इसमें से फार्मिंग को निकाल दिया जाता है क्योंकि फार्मिंग इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बिजनेस
एम्प्लॉयमेंट सर्वे किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे किए। अच्छा, ये इंडेक्स की फॉर्म में आते हैं। ये सर्वे कैसे होते हैं? ये कुछ इदारे हैं यूएस के अंदर जो ना वो सर्वे परफॉर्म करते हैं, और उन सर्वों से क्या होता है कि भाई हमें पता चलता है कि लेट सपोज अगर बहुत ज़्यादा सर्वे किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्वे जो है ना वो किए जा रहे हैं, और लोगों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उससे भी इकोनॉमी का पता चलता है। अब ये इंडेक्स का होता है, कुछ कहते हैं कि 50% से ज़्यादा है तो एक्सपेंडिंग है, और 50% ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रिजल्ट, एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रिजल्ट क्या थी। अच्छा, उसके बाद हाउसिंग का डेटा आता है। हाउसिंग का डेटा जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाउसिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूएस के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि यूएस के अंदर जो है ना बहुत सारे बंदे यहाँ पे होम्स वगैरह परचेस करने के लिए भी आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे हाउसिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो लैंडिंग कंपनीज हैं, जो बैंक हैं, वो भी जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब उनको भी रिस्क ऑफ पे जो है ना वो चली जाती हैं। लेकिन अगर हाउसिंग सेक्टर भी जो है ना यहाँ पे कोलैप्स करने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि जिन कंपनीज ने मॉर्गेजेस वगैरह पे लोन दिए हुए थे लोगों को, तो उनकी जो लोन की वैल्यू है, जो हाउस की वैल्यू है, वो ना डाउन जाने लगती है, तो मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ता है, हाउस सेल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग में एक सप्लाई जो है ना वो बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 2007 का अगर आप देखो, तो हाउस जो मार्केट क्रैश हुई थी यूएस की, वो इसी वजह से हुई थी कि हाउसिंग की जो है ना सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हाउसिंग की प्राइसेस क्रैश करने लगी, और क्रैश करने की वजह से क्या हुआ, जो लैंडिंग कंपनी थी, जो लोन वगैरह जिन लोग कंपनीज ने दिया हुआ था लोगों को, उन लोगों को लॉसेस होने लगे, तो मजबूरन उन्होंने अपने लॉसेस को कवर करने के लिए और ज़्यादा घरों को सेल किया। जब और ज़्यादा हाउसेस सेल हुए, तो उससे और सप्लाई बढ़ गई, तो और ज़्यादा क्या हुआ, सप्लाई बढ़ने की वजह से मार्केट प्राइस और क्रैश करने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब चीज़ें मतलब मिक्सड अप हो गई, डोमिनो इफेक्ट में आ गया, एक से चीज़ लिंक थी दूसरी। अब जब लैंडिंग कंपनीज डाउन जाने लगी, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने उनसे जो है क्लेम लेने लगी कि हमें लॉसेस हुए, जिससे इंश्योरेंस कंपनी भी कोलैप्स कर गई। अब जब इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स करके गई, तो बैंक्स ने दोनों में इन्वेस्टमेंट की, विधि फंड्स तो बैंक्स की तरफ आते थे, तो बैंक्स भी कोलैप्स कर गई। अब जब बैंक्स के अंदर नॉर्मल कंपनीज का पैसा होता था, जैसे कि अभी जो है ना वो एक बैंक के अंदर भी जो है ना इंडस वैली वाली बैंक भी कोलैप्स कर गई, तो यूएस की तकरीबन दो हर रोज न्यूज आ रही थी कि ये बैंक कोलैप्स कर गई, ये बैंक कोलैप्स कर गई, तो बैंक्स भी कोलैप्स कर गए, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस भी कोलैप्स कर गए। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट था, जिसने एक सेक्टर ने पूरे के पूरे सेक्टर को हिला के रख दिया। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ट्रेड बैलेंस का तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स होती हैं उनको भी जो है ना आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप रट नहीं सकते, ठीक है, आप रट नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है कि ये हर रोज़ आती हैं, वीक में 2-3 न्यूज़ आ रही होती हैं, तो हम उस टाइम पे उस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिटेल में इसी तरीके से देखेंगे, ताकि एक्सपेक्टेशंस क्या है, रिजल्ट क्या है, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें। अगर कोई इस चीज़ का स्नैपशॉट लेना चाहता है तो वो ले ले, वैसे मैंने तकरीबन चीज़ें तो एक्सप्लेन की हुई हैं। हमें ये चीज़ चेक करनी है कि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, एंड दैट्स इट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। ठीक है, अच्छा अब देखें आगे जाते हैं। ये कुछ न्यूज़ मैंने जैसे कि एनएफपी की थी, ये सारी जो ना हम नॉन फॉर्म पेरोल, ये वही है कि जैसे अगर जो है ना ये एनएफपी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब न्यू जॉब्स जो है ना इंडस्ट्री में ऐड की जा रही हैं, दैट विल आल्सो ट्रिगर द इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमी ग्रोथ एज वेल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो जियो पॉलिटिकल होती हैं, लाइक पैंडमिक्स है, वॉर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट हैं, तो ये चीज़ भी मार्केट को हिला के रख देती है, अनसर्टेनिटी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इलेक्शंस वगैरह के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है ना वो देखी गई है यूएस के इलेक्शंस के टाइम पे। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये न्यूज़ थी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया, मैं इसके जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। ये न्यूज़ आती कहाँ से? ये आती है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लेशनरी डेटा है, चेंज इन द प्राइस बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट पे फॉर द सिविलियन लेबर। ये उस चीज़ का डेटा है जो लोग सिविलियंस को जो है ना पे करते हैं, मतलब जो नॉर्मली लोगों को सैलरी दी जाती है, ये उस चीज़ का डेटा है। ठीक है, रिलीज क्वार्टरली अबाउट 30 डेज आफ्टर द क्वार्टर एंड से हर क्वार्टरली रिलीज होती है। ये इसकी वेबसाइट अगर कोई रीड करना चाहे, तब ये होता है इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग मतलब ये मेजर है ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लेशन। व्हेन बिजनेसेस पे मोर फॉर लेबर, द हायर कॉस्ट आर यूजुअली पास्ड ऑन द कंज्यूमर। मतलब वही बात हो गई कि जब वो बिजनेसेस ज़्यादा पे करते हैं सैलरी, तो वो शेयर प्राइस को बढ़ा देते हैं।
अब शेयर प्राइस को जब, ओ सॉरी, उसकी जो प्राइस को बढ़ा देते हैं, जो आइटम होता है, जो गुड्स होती हैं, उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है ना बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं इसको नोट्स को सेंड कर दूंगा। अभी इस पे बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, तो मैं अभी इस पे कर दूंगा। फिर जैसे शिकागो पीएमआई है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जॉब्स जॉब ओपनिंग्स है, फेडरल फंड रेट्स हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे डेटा आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, आप देखें, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो ये डेटा रीड कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने चार्ट्स पे जाएं, ठीक है, आप अपने चार्ट्स पे जाएं, और चार्ट्स पे जाने के बाद आप एक काम करें, आप जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं। यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाता है। जैसे कि नेक्स्ट वीक जो मई 5 से मई 11 तक है, सिर्फ उसमें जो है ना 3 जो है ना न्यूज़ है, वो भी जुमेरात को है। एक बॉन्ड्स की ऑक्शन है। अच्छा, बॉन्ड्स की ऑक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है ना हम एट एट टाइम जो है ना इस पर डिस्कस कर लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है, फिर जो है ना प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट डेटा है। अच्छा, इसको फिल्टर आउट आप कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा फॉरेक्स लाइव है और दूसरी भी चीज़ें हैं जो आप जिसको रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यूरो को भी ओपन कर लेता हूँ, जीबीपी एंड जेपीवाई, इनको हम अगर करते हैं तो इनकी भी न्यूज़ हमें पता चल जाएंगी। लेकिन मोस्टली फोकस करें आप जो है ना वो अपना उसके ऊपर, यूएस की न्यूज़ के ऊपर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर न्यूज़ जो है ना वो यूएसए की ही होती हैं, जो हर मार्केट को इम्पैक्ट देती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा जो है ना वो थी। अब इसमें क्या है, डेली बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फंडामेंटल्स को, ताकि जो है ना हमें आइडिया हो कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं, चीज़ें किस तरीके से जो है ना परफॉर्म कर रही हैं, ताकि एक प्रॉपर वे के अंदर आप लोग चीज़ों को समझ सको। क्योंकि ये चीज़ रट नहीं सकते, ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे हेल्प करेंगी। ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे हेल्प करेंगी कि किस तरीके से जो है ना वो मार्केट इस चीज़ का इम्पैक्ट लेती है। वॉलेटिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज होती है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करती है। अब जैसे कि आप ये चीज़ें चार्ट्स पे जाके भी रीड कर सकते हैं, भाई राइट नाउ जो डेटा आया था उसका इम्पैक्ट क्या था, वो किस तरीके से उसने वर्क किया, ये सारे जो है ना आप चार्ट्स पे जाके रीड कर सकते हो, देख सकते हो कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो, एंड देन जो है ना हम सेशन एंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई बातें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो पूरा आपका माइंड सेट हिला के रख देती है। ये फाइल में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब देखें, ये हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसको डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स का प्रीवियसली डेटा देखते हुए ही जो है ना हमें अपना व्यू एनालाइज करना होता है। इंशाल्लाह मैं इस पर फर्दर वर्क करता रहूंगा, आप लोगों के साथ डे टू डे शेयर भी करता रहूंगा इस पे, जो भी वर्किंग्स में करता हूँ। तो कोई सवाल हो आप इसका कर सकते हैं, एंड देन जो है ना हम सेशन एंड करेंगे, क्योंकि बहुत ड्राई है। इसमें यह है कि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसके अलावा इसमें चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको रटवा नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई इस तरीके से सिखा भी नहीं सकता। तो मैंने खुद ने ये मेथड जो है ना वो अपना बनाया है सिखाने वाला, ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अब इसको देखते हैं कि हम जो है ना परफॉर्म ये कैसे करता है। आप लोगों को अगर बातें समझ में आ जाती हैं तो ये अच्छे से परफॉर्म करेगा। और अगेन हमें एक इसमें मेन चीज़ इसमें बता दूं कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। 1 मिनट में करता हूँ खालिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको बताता हूँ, और उसकी एग्जाम्पल्स भी आपको मैं दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, इम्पोर्टेंट जो कॉलम्स है ना वो ये वाले हैं। एक ये है एक्चुअल, फोरकास्ट एंड द प्रीवियस। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में किया है। लेट्स सपोज ये बेस कर रहा है, फोरकास्ट मीन एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड क्या है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके दो दोस्त हैं, एक आपका जिगरी यार है, संगत है वीआईपी, और एक अभी अभी जो है ना रिसेंटली आपके साथ दोस्त बना है। अब आपको क्या हुआ, पैसों की नीड थी, आपको पैसों की नीड थी और आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे। आपने अपने दोस्त को बोला, जो आपका जिगरी यार था, या आपका बेस्ट फ्रेंड था, आपने इसको बोला कि यार मुझे तुम ना 1 लाख रुपए उधार देना। अच्छा, ये बंदा कहता है चलो ठीक है मैं दे दूंगा। अब आपको इससे एक्सपेक्टेशन है कि दे देगा। आपने इस वाले को बोला ही नहीं, जो अभी आपका न्यू फ्रेंड बनाया, आपने कहा यार ये इसके पास पता नहीं हो नहीं हो, ये देगा ही नहीं।
अब क्या हुआ, जिस दिन वो डे आया 1 मई को, आपने कहा मुझे पैसे चाहिए, 1 मई आया, 1 मई को आने के बाद इस बंदे ने आपको 90,000, 90,000 रुपये दे दिए। आपको चाहिए 1 लाख थे, दे दिए थे 90,000, आप 10,000 शॉर्ट हो गए। अब आप बोलो आपको गुस्सा आएगा या आप बोलोगे कि यार इसने तो क्या सीन कर दिया, तो आपकी हट जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा की थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा की थी, लेकिन आपको मिल कम गए। अब ये 10,000 आपके लिए जमा करना बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप बोलोगे यार एंड टाइम पे बता रहा है, पहले बता देता मैं कोई जुगाड़ कर लेता। लेकिन न्यू फ्रेंड है ना, आपको इससे जीरो एक्सपेक्टेशन थी, इसने क्या करा, आपको 5,000 रुपये दे दिया। आप खुश हो जाओगे, बोलोगे यार मेरे को तो इससे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे देगा। अब ये कि अगर ये 1 लाख ही दे देता पूरे पैसे, तो आप बोलते यार वाह 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 वाह, चलो ठीक है, नॉर्मल अच्छा बंदा था। जो आपका प्रीवियसली ट्रेंड जो व्यू था वही रहेगा। इस वाले में क्या होगा, आपका प्रीवियसली व्यू पॉजिटिव था, अब आप इसको गालियां दोगे नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसका जो है ना वो, ये आपको 1 लाख रुपए दे देता है कि चल तू 10,000 और रख ले, बाद में काम आ जाएंगे, तो आप बोलोगे यार ये तो बाबा, ये तो ऊपर से आ रहा है, बहुत अच्छा बंदा है। तो ये बेस्ड है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रिजल्ट पे। तो हम हमेशा इसको इसी तरीके से देखेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है और रिजल्ट क्या है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये कि आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो, और हमको इसको इसी तरीके से देखेंगे। अच्छा, सेकंड ये कि हम इस पे एक एक्सेल शीट लगाएंगे, हम डेविएशंस लगाएंगे। डेविएशन लगाएंगे कि भाई अपर, जैसे कि यहाँ पे 50 है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें, ये 50 का डेटा है। यहाँ पे देखें इंक्रीज की कितने की डिमांड बात हो रही है, इंक्रीज की बात हो रही है 0.2 की। अब ये अगर 0.2 से ही बढ़ के आता है तो मतलब 100% का डेविएशन आ गया। अगर ये 0.2, 0% से वेरिएशन इसमें आता है तो नॉर्मल है, कम आता है तो नेगेटिव जो है ना वेरिएशन हो गया। तो हम इसका पॉजिटिवली स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे और नेगेटिवली स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से फंडामेंटल्स को जो है ना हम चेक कर सकते हैं। अब ये कि आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन ये जो आपने फोरकास्ट की बात बताई और एक्चुअल की बात बताई, हम तो बेसिकली न्यूज़ को इसी तरह देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया है, फोरकास्ट से ज़्यादा आ गया है या कम आ गया है, तो ये इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर ये पड़ गया है या वो पड़ गया है। मतलब हम इसको जब हो जाती है न्यूज़ तो फिर ही पता चलता है कि इसका क्या रिजल्ट है। तो ये हम डिफरेंट चीज़ों को मिला के वक्त से पहले भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसका ये असर आ जाएगा, या ये इस तरह कर सकता है या इस तरह हो सकता है। देखो इस तरीके से हो सकता है कि आप पिछले डेटा को देख रहे थे और आपने कहा कि यार जो है ना वो पीपीआई बढ़ के आ रहा है, ठीक है, वो उन्होंने जॉब्स को भी जो है ना वो मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स भी बढ़ा दिया, मतलब वो कह रहे हैं सैलरी बढ़ाओ। आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी कम हो रहे हैं, मतलब हर चीज़ इन्फ्लेशनरी। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीपीआई जो है ना वो बढ़ के आएगा। जब सीपीआई बढ़ के आएगा तो फिर वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अभी ये ना कि डेविएशन किस चीज को, कितनी डेविएशन जो है ना किस तरह जो है ना इफेक्ट करेगी, मतलब अभी आपको तो नहीं आइडिया कि पॉजिटिवली आना कितना इंपॉर्टेंट है और नेगेटिवली आना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, तो गोल्ड की जो है ना डिमांड, डॉलर की डिमांड क्या होगी, और बहुत ज्यादा कम आता है तो डॉलर की जो है ना वो डिमांड क्या होगी। तो इस तरीके से होगा। मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि राइट नाउ अगर ज्यादा आया है तो जो है ना वो क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनीज भी मैंने देखी, जैसे लेट सपोज मैं ट्रेड कर रहा था मेटा कंपनी को। अच्छा, मेटा कंपनी और स्नैप ट्यूब, ये जो आप स्नैप चैट पे सारा दिन पिक्चर विक्चर्स बनाते हो ना, इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट है। अब एक कंपनी ने प्रॉफिट किया, एक कंपनी ने लॉस किया, तो आप बताओ कि कौन सा शेयर ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल मुझे बताओ। एक कंपनी ने प्रॉफिट किया, एक कंपनी ने लॉस किया, तो क्या जाना चाहिए ऊपर? प्रॉफिट वाली को ऊपर जाना चाहिए नॉर्मली, जिसने जिसने प्रॉफिट लॉस, किया, प्रॉफिट वाले को। ऊपर जाना ये चाहिए, और प्रॉफिट वाले। लॉस वाली को नीचे आना प्रॉफिट चाहिए। वाली। अब देखें इसमें हुआ क्या, जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी ना मेटा कंपनी से, वो ये थी कि ये 1.2 का ईपीएस जो है ना इनका बनता है, ईपीएस आ गया $1 का। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम आया। अब वो क्या होगा, कम आने की वजह से क्या होगा, वो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 70-75 डॉलर एक ही रात में गिर गई, मतलब 20% तक मार्केट प्राइस डाउन। अब सेकंड क्या हुआ, जिस कंपनी को चांसेस थे कि यार ये $0.5 का, 50 सेंट्स का लॉस बुक करेंगे, उस कंपनी ने क्या करा, 40 सेंट्स का लॉस बुक किया। मतलब वो लॉस जो एक्सपेक्टेशंस था ज्यादा करेंगे, उन्होंने कम किया, तो मतलब ये कि एक पॉजिटिव ट्रिगर हो गया, शेयर प्राइस जो है ना वो 20-25% ऊपर चली गई। तो इस तरीके से होता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रिजल्ट के ऊपर, कि क्या मार्केट में किस तरह जो है ना वो इम्पैक्ट होगा। एक बंदे से आपको उम्मीद थी कि ये बहुत ही कोई बेकार बंदा है, निहायत ही घटिया बंदा है, वो इतना कुत्तापन नहीं दिखाता,
तो आप बोलोगे कि हाँ यार चल ठीक है, अच्छा बंदा है, इसने ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं उतरा, मतलब मैं तो सोच रहा था गलत बंदा है। और एक बंदा था जिससे बहुत उम्मीद थी, उसने कुछ ज्यादा ही जो है ना वो आपको नॉर्मली भी अगर उसने कुछ आपको बोला तो वो जो है ना एक्सपेक्टेशन आपके हिट हो जाएंगे। वो कहते हैं ना वो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स पीपल्स डोंट, इंसान आपको हर्ट नहीं करता, उससे लगाई हुई एक्सपेक्टेशन हर्ट करती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, इसके अलावा कोई सर एक सवाल हो क्वेश्चन बता। और है। जी एक क्वेश्चन और है कि सर मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ ट्रेडर्स को देखा है, वो सेंटीमेंट्स को साथ मिला के प्ले करते हैं कोर्ट रिपोर्ट के साथ। मतलब सेंटीमेंट जब 85 या 90% तक चले गए हैं सेल के, लेकिन कोर्ट रिपोर्ट हमें बता रही है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो बाय में बैठा हुआ है, तो वो फिर सेंटीमेंट के अगेंस्ट जो होता है ना वो ट्रेड को प्ले करते हैं। तो ये अप्रोच कहाँ तक ठीक है, या ये किस तरह प्ले करती है, या ये कोई इसमें लॉजिक है? सेंटिमेंट्स कहाँ पे देखते हैं वो? सर वो वेबसाइट है ना दूसरी, उसका नाम तो नहीं मुझे, मैं शेयर कर दूंगा उसका डाटा जहाँ पे शो होता है रिटेलर्स के सेंटीमेंट्स, कि बाय में कितने परसेंट है और सेल में कितने परसेंट हैं। सही, क्या चले उसका नाम आपको था वेबसाइट का? आप वो शेयर, वैसे इस तरह की काफी सारी हैं, कुछ जो है ना वो जो है वो ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स बना के बैठे हुए होते हैं, वो इसे काटा ऊपर जा रहा होता है नीचे आ रहा होता है, कुछ अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ होता है। लेकिन देखो असल चीज वही है कि एक होता है शॉर्ट स्क्वीज। हम स्टॉक्स में करते हैं शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, देखें शॉर्टिंग इज द शॉर्ट टर्म अप्रोच। स्टॉक्स को शॉर्ट करना इज शॉर्ट टर्म अप्रोच। तो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार किसी कंपनी का जो है ना शॉर्ट कितना हुआ है, अब वो देखते हैं 50% से ज्यादा शॉर्ट हुआ है तो वो उस कंपनी को बाय करने लगते हैं। क्योंकि एक ना एक दिन तो उनको शॉर्ट स्क्वीज करना है, शॉर्ट को कवर अप करना है, और शॉर्ट को कवर अप करने के लिए स्टॉक को बाय करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, कंपनी का जो शेयर्स है ना वो एक एक दो दो डॉलर से मूव करते हैं वो 10 10 12 12 डॉलर पे। तो ये क्या होता है, लोअर कैप स्टॉक्स में होता है। तो ये इस तरीके से भी बहुत से ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि वो क्या करेंगे। अब जैसे कि कोर्ट रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि भाई कोर्ट रिपोर्ट आई, और कोर्ट रिपोर्ट से जो है ना हमारा, अब हमें लग रहा है कि बड़ा प्लेयर बाय साइड पे और रिटेलर देख रहे हैं हम सेलर साइड पे। तो अब क्या होगा, मजबूरन जो है ना, एक तो लेवरेज मार्केट है, मजबूरन क्या होता है बंदे को अपनी पोजीशंस को क्लोज करना पड़ता है। जब वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं ना तो फिर वो मार्केट इमीडिएटली ऊपर जाती है। जैसे मैंने वीएसए में आपको बहुत दफा बताया कि फेल साइन ऑफ स्ट्रेंथ बिकम स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस, और फेल साइन ऑफ वीकनेस बिकम स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि वो मसला ये नहीं है, वो हमारी तरह तो नहीं है ना कि $100 डालें, चलो अगर उड़ भी गया तो दोबारा $100 डाल देंगे। वो समझो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी डालते हैं, क्योंकि बिग फिशेज हैं, बिग कंपनीज पे ट्रेड कर रही हैं, और वो कंपनी पे पैसा जो होता है ना वो सारा अपना प्रॉपरली ट्रेड में घुसते हैं। फिर इससे क्या होता है कि हमें एक चीज का पता चलता है कि अगर पोजीशन होल्ड की ना तो दिवालिया निकल जाएगा, तो मजबूरन उन्हें अपनी पोजीशंस क्लोज करनी होती है, वो हमारी तरह होल्ड नहीं करते। तो ये भी रीजंस होते हैं। सर ये फॉरेक्स फैक्ट्री और डिफरेंट बिग न्यूज वेबसाइट्स कौन लोग ऑपरेट, यार ये तो ऑपरेट वगैरह नहीं करते, ये तो डेटा आता है जो रिसोर्सेज है, जैसे फेडरल रिजर्व की तरफ से डेटा आया वो लोग तो हमें बता देते हैं खाली। बाकी आप ये फंडामेंटल्स अगर समझते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, लाइक मार्केट्स में कितना ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट है मार्केट्स में, आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्या हुआ, एक बंदा जो है ना, वो मैंने अक्सर ये बात बताई है, एक बंदे ने गोल्ड न्यूज़ आते ही गोल्ड में बाइंग की पोजीशन दिखाई मुझे ना, मतलब 5:30 बजे न्यूज़ आई, 5:32 और 5:30 30 सेकंड के अंदर जो है ना उसने बाय करा गोल्ड, और वो जो है ना ऊपर की तरफ चला गया। तो मैंने उससे कहा यार ये आपने डेमो ट्रेड किया, वो माने नहीं। फिर मैंने उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो भाई बात सुनो, सबसे पहली बात ये है कि 9:32, 5:30 32 पे आपने बाय पोजीशन ले भी ली। सबसे पहली बात ये कि जो फॉरेक्स पे जो न्यूज, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो न्यूज आती है ना वो 25 से 26 सेकंड लेट होती है, मतलब 25 26 सेकंड डिले होती है न्यूज, एकदम से नहीं अपडेट हो जाती। तो मैंने कहा 25 सेकंड तो वैसे ही आपको मिले, 25 सेकंड में आपने न्यूज देखी, न्यूज देख के एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद जो है ना वो आपने अपना ट्रेडिंग, चलो वो भी आपने सेकंड मोबाइल में ऑन किया था और आपने बाय का सेटअप लगाया। चलो आप बहुत कोई को आप बहुत ज्यादा फास्ट हो, आपने ये भी कर लिया। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपको लिक्विडिटी मिल गई, क्योंकि उस टाइम पे तो आपका ऑर्डर ही स्लिपेज मार देता, और रियल के अंदर तो ऑर्डर फिल ही नहीं होता, ब्रोकर स्लिपेज हटा देता है।
तो फिर वो बंदा जो है ना वो कहता है नहीं नहीं वो मैंने किसी ग्रुप में देखा। मैंने कहा चलो ठीक है हम ग्रुप की भी बात करें। तो ग्रुप वाले ने भी मतलब किसी और की एनालिसिस भी 32 सेकंड के अंदर उसने फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ देख भी ली। फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ देख के उसने एनालाइज भी कर ली कि गोल्ड के लिए बुलिश है या बेरिश है। उसके बाद उसने अपने चैनल्स पे जाके शेयर भी कर दी, या आपने वहाँ वॉच की, वॉच करने के बाद आपने ट्रेड भी लगा दी। मैंने कहा ये 30 सेकंड में प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो बंदा मान गया कि डेमो ट्रेड थी, ये थी वो थी। तो मैथमेटिकली देखें चीजें जो ना पॉसिबल ही नहीं होती कि जो बंदा क्या है वो ट्रिक कर सके। जब आप चीजों को समझ जाते हो ना, तो फिर आप बोलते हो कि वाकई यार चीजें इस तरीके से वर्क कर रही हैं, चीजें इस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कि फंडामेंटल्स पे इंशाल्लाह हम डेली सेशन करेंगे, चाहे कुछ लाइव होंगे या तो कुछ रिकॉर्ड करके डाल देंगे। लाइव में ये होता है कि यार घंटा घंटा लग जाता है। मतलब जैसे हम अभी आपके साथ सेशन पे आते हैं ना, फिर बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ, क्या होता है घंटा लग जाता है। तो या तो हम सोच रहे हैं रिकॉर्ड करके डालेंगे, या तो हम सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड भी करेंगे और एट द मीन टाइम जो है ना हम यूट्यूब पे लाइव भी कर देंगे। क्योंकि यूट्यूब पे लाइव करने का पता है क्या बेनिफिट होता है कि जो है ना वो हमें फिर एडिटिंग शेडिटिंग इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली काम हो जाता है। सर कंपनीज के एक्सपेक्टेड ईपीएस उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगी। देखो एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है ना, जो जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है ना वो एनालिस्ट बताते हैं। मतलब जो एनालिस्ट की रेटिंग्स होती है ना वो उससे पता चलते हैं। वो आप लोग नहीं कर सकते। मतलब आप लोग खुद जो है ना वो नहीं निकाल सकते। हाँ ये कि अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, आपको फाइनेंशियल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप निकाल सकते हो। अदरवाइज ये जो है ना एनालिस्ट की रेटिंग्स होती है उससे जो है ना पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल हो आपका? अच्छा हम सर एक रिकॉर्डिंग्स क्वेश्चन। को। जी खालिद। हम्म, सर ये बताएं कि अभी जो इन्फ्लेशन के ऊपर बात हुई और ये सारी डॉलर की जो है ना वो डिमांड के ऊपर बात हुई, तो अभी ये है कि कोविड में तो समझ आता है इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे थे, और जिसकी वजह से और ये ट्रेड भी नहीं हो रहा था, ये ऑयल भी नहीं, यानी उसकी डिमांड ही नहीं थी डॉलर की ना, ट्रेड रुकी हुई थी। हम्म। तो अब उस चीज में देखें तो गोल्ड का अप जाना 30-35% हमें समझ आता है। ठीक है सर, अभी जो है इंटरेस्ट रेट भी सारी दुनिया में एक हाई पे है, हर मुल्क के ही हाई पे है। तो इसमें डॉलर की डिमांड भी है, यानी लोग बैंक में पैसा भी रखना चाह रहे हैं। तो अभी भी ये गोल्ड की इतनी ऊपर जाना, यानी इसकी जो एक हाइक आई है 30% की तकरीबन, अगर हम देखें पिछले साल से देखें इसे, तो ये कैसे कर रहा है, इसकी समझ नहीं आई मेरे मुझे इस हिसाब से। इंटरेस्ट रेट तो आप हाई पे है। पाकिस्तान की बात कर रहे हो, यूएस की बात कर रहे हो? सर यूएस की बात कर रहा हूँ ना, यूएस में अब अगर हम देखें कोविड में तो इंटरेस्ट रेट तकरीबन 1% पे चला गया था ना, जीरो हम्म। पॉइंट फाइव से 1.5 के दरमियान रहा है। अभी वहाँ पे 5, 5.5 अगर चल रहा है, तो अभी गोल्ड का फिर ऊपर जाना, ये फिर गोल्ड भी क्या उसके साथ लिंक होता है, ये कैसे है सर, इधर कंफ्यूजन है थोड़ी। देखो मसला बताइए, सबसे पहली बात ये कि अच्छा अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा जनरल परसेप्शन क्या बना हुआ है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे ना तो स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। अब आप देखो तो पिछले 1.5 2 साल से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है और स्टॉक मार्केट भी टॉप पे, यूएस की ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, और दूसरा ये कि अभी जो है ना मार्केट के अंदर हर रिटेल इन्वेस्टर के जबान पे ना यूएस के अंदर एक ही वर्ड है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, यूएस मार्केट और ऊपर जाएगी और यूएस मार्केट क्रैश कर जाएगी, मतलब बहुत बुरी तरीके से गिर सकती है। ऐसा मैं अपनी उस पे नहीं बोल रहा, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ अपना जो है ना जैसे कि सीजनैलिटी की बेसिस पे, ये प्रीवियसली जो है ना एनालिसिस की बेसिस पे, क्योंकि जितनी दफा भी पिछली टाइम इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया है ना तो यूएस स्टॉक मार्केट भी गिरी है। वो क्यों? क्योंकि देखो जो बिग प्लेयर है ना वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर की एक्सपेक्ट गैस प्ले करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरेस्ट रेट भी हाइपर है, तो हर चीज़ ऐसे नहीं चलती जैसे आप लोगों को किताबों में पढ़ाया गया है। बाकी दूसरी बात अगर हम बात करते हैं ना आपकी के, आपकी दूसरी तरीके हम नॉर्मली जैसे बात करें आपकी हाल ही के पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट जैसे 25-26% पे, और स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे। तो देखो पाकिस्तान की तो स्टॉक मार्केट वैसे ही जो है ना वो मैन्युपुलेशन वे में चल रही है, मैन्युपुलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना प्रॉपरली जो है ना वो चीज़ों को प्रॉपर साउंड माइंड के साथ जो है ना हर पॉसिबल सिनेरियोज में जाके जो है ना वो अपना डिसीजन लेना है। क्योंकि देखें हमेशा मेरी सजेशन ये होती है कि आप हमेशा सोने को ही मतलब ट्रेड करो। सोने से मुराद ये कि क्वालिटी को ट्रेड करो, ब्लू चिप कंपनीज को ट्रेड करो, ये सारी चीज़ों को ट्रेड करो। अच्छा रही बात गोल्ड की, जो आपने कहा देखें गोल्ड इज अ सेफ हेवन। तो जब भी जो है ना जियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो ये भी रीज़न है कि अभी जो मसले चल रहे थे गोल्ड इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इस वजह से भी गोल्ड काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपसाइड गया हुआ है।
यानी इसमें हम यूक्रेन वार को देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं, ये जो मिडिल ईस्ट मसले मसाइल का है। मसले मसाइल इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। अच्छा, जैसे हिजर ने सवाल किया है कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर एनालिस्ट रेटिंग कहाँ देखी जाती है, तो जैसे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, जो रिसर्च कंपनीज अपनी जो है ना पब्लिश करते हैं, जैसे कि आरिफ हबीब है, एकेडी है, तो उनकी जो है ना एनालिस्ट रेटिंग मैटर करती है पाकिस्तान में। तो शहबाज साहब आपने भेजी है ना, देखें ये जो है ना, ये चीज पता है क्या है इसका, एक चीज इसमें जो है वो आउटलुक वाली आपने भेजी तो है, लेकिन इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट जो ऑर्डर्स लगाए गए हैं उसकी बेसिस पे जो है ना ये चीज मतलब बेस करती है मार्केट सेंटीमेंट, ये जो आप कह रहे हैं यूरो यूएसडी में। ये तो जो प्रीवियसली ऑर्डर जो फुलफिल हो चुके हैं ये उसके, जैसे अब यूरो यूएसडी नेगेटिव है, ये तो देखें मैं आपको वैसे भी कह रहा था कि यहाँ पे देखें कम्युनिटी ट्रेंड है, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग सिंबल पॉपुलैरिटी, एवरेज शॉर्ट प्राइस, एवरेज लॉन्ग प्राइस, करंट प्राइस ये है। अब ये देखिए ये तो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर, ये नॉर्मली जो है ना बंदा इसको सेल कर रहा था क्योंकि यूएसडी में स्ट्रांगनेस थी, मैंने ये पहले ही जो है ना आपको बता दिया था कि यूएसडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये चीजें आप देख, जैसे यहाँ पे जो है ना यूरो काफी ज्यादा जो है ना वो वीक लग रहा है, और ये जो दूसरी करेंसी है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, तो ये चीजें ये बेस कर रही है प्रीवियस डेटा पे। प्रीवियस डेटा का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं ये उसकी बेसिस पे है। हमें फ्यूचर की बात करनी है, फ्यूचर को देखते हुए चलना है। तो आप इसको अगर ये आपकी उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हो, अच्छी चीज है। आप ऐसा साइड में जो है ना साइड कंफर्मेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ कोर्ट रिपोर्ट वगैरह को और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो लेके चल रहा होता हूँ कि वो ज़्यादा जो है ना अच्छा व्यू दे दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जी सर, ये इसी इसके अलावा कोई आपको जी सर, सवाल हो? इसी में जी। थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इसी तरह यूज करते हैं कि इसको और कोर्ट रिपोर्ट को कंबाइन करते हैं। मतलब जब हम्म। ये बता रही है बाइंग और कोर्ट रिपोर्ट बता रही है सेलिंग, तो फिर सेलिंग के साथ जाते हैं। मजीद कंफर्मेशन इसमें अच्छा, ऐड कर लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको हम लॉजिकली कुछ ये कह सकते हैं कि हाँ यार, ये किसी ना किसी हद तक इम्प्लीमेंट हो सकती है। देखें इसको आप, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इसको आप ट्राई करें, अगर रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं तो फिर आप हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। मैंने इसको ट्राई नहीं किया, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि देखें हर ट्रेडर का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, यूट्यूब पे आप सर्च करो आपको हर बंदा अपने हिसाब से बता रहा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उस पर आप का हाथ सेट हो जाए, फिर आप वो लोगों को बताओ ताकि लोग वो फॉलो करें, क्योंकि हर बहुत सारे बंदे जो ना ग्रीड एंड फेयर को लेकर चलते हैं। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा जो बेस्ट आपको देखना है ना, क्वांटिटेटिवली देखना है, तो आप डॉम देखो। डॉम क्या होता है? डेप्थ ऑफ मार्केट, आप उसको जाके चेक करो, या लेवल टू डेटा जाके चेक करो। तो ये इसको आप प्रैक्टिस करो, अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ वाकई वैल्यू एड हो रही है तो फिर आप हमें बताइएगा इसका। एहतिशाम साहब, इसके अलावा आपका कोई सवाल खाली है? एम बी सर, ये आप अपना नाम पूरा बता देंगे? एम बी, साकिब, जारा, सोहेब, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। सर मोहम्मद बिलाल। ठीक है मोहम्मद बिलाल, बिलाल साहब आप कहाँ पर हो? आप जो है ना कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो। नहीं सर, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा समझाया। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है फंडामेंटल, और सर फंडामेंटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने सही कहा था। तो इंशाल्लाह इस पे भी यार वर्क देखो करेंगे। एक्चुअल में ड्राइव तो वैल्यू वही कर रहा है ना, अब आप भले कितना भी जो है ना, वो कहते हैं ना आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती। तो जो सर है ना ये आप चीज़ बहुत मिसालें ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खतरनाक आपको देते हैं। फेस करना है। आपने वो वालिद वाली भी मिसाल खतरनाक दी थी। यार वो कल मेरे पास एक बच्चा आया, वो मैं आपको बताता हूँ। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर मतलब जैसे कि करेंसी कंट्री जो है अपना टेस्ला है या ये है, जैसे कि मैं कह रहा था यार टेस्ला जो है ना वो बुलिश जा रहा है क्योंकि यूएसए से जो है ना वो चाइना से उनको ऑर्डर मिलने लग गए हैं। तो वो कहते हैं सर जब तक जो है ना वो हमारे पास मतलब यूएस की इकॉनमी मतलब डाउन जा रही है तो टेस्ला कैसे अप जा सकता है ये वो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार बात सुनो, एक चीज होती है आप हो और आपकी बीवी है और आपके अब्बू हैं, तो मैंने कहा कुछ हक तो आप दोनों के ऊपर आपके अब्बू के होंगे, लेकिन कुछ हक आपके आपकी बीवी भी होंगे। अब वो बच्चा हंसे। मैंने कहा भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो एक है आपके कमरे के हकूक, कि भाई कमरे में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, कोई न्यू चीजें ऐड करनी है, कोई नया चीजें जो है ना बनानी है, फर्नीचर को यहाँ लेके जाना, तो ये आप दोनों कर सकते हो। तो कंपनीज जो अपने बेनिफिटली जो ना अपने उसमें करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है पूरे घर की तो वहां पे अब्बू की तो सुननी है।
अब अब्बू, अब जैसे अब आपकी बेगम ने बोला सामने किचन तोड़ के वॉशरूम बना दो, अब भाई बना के दिखाओ आप। तो वो बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तो बाप की चलेगी। तो इसी तरीके से कुछ चीजें तो हैं जो कंट्री कंपनीज के फेवर में, मतलब कंपनीज अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्री रिलेटेड पे आ जाती है ना, तो फिर उस तरह चलनी होती है गवर्नमेंट की, जो करंट रूलिंग बिल्कुल गवर्नमेंट होती है। अब जैसे कि सर। कोई टैक्स टैक्स कोई जो है ना, जैसे कि बैंड लगा दिया जाता है कि भाई चाइना से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, और आप देखते हो कि टेस्ला कंपनी की 80% सेल्स आ रही है चाइना से, तो अब आप क्या कर लोगे? अब तो अब्बू की तरफ से मसला आ गया ना। तो अब ये कि आप इंटरनली करना चाहो कर लो, चाइना को करो, इसको करो, उसको करो, तुम्हारा मसला है, लेकिन जो अब्बू ने मना कर दिया ऐसे ऐसे चलना है तो वैसे चलना है। तो बच्चा वो हंस रहा था, वो फिजिकली कोई आया हुआ था, आई थिंक महबूब ही था शायद जो ना वो। खैर, तो ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल्स होती हैं सारी, कोई भी पहले से बनाई भी नहीं होती, बाकी ये है कि बस ये जरा जो है ना खतरनाक नहीं है, ये नॉर्मल है। अब ये ना वो जो है ना, वो अभी एक मौलवी साहब का मैं देख रहा था, वो कह रहा था सर वो मैं ना, क्या हम जो है ना किसी और की, मेरी शादी नहीं हुई भी लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं किसी की बीवी के पाँव दबाऊं, तो क्या मैं किसी और की बीवी के पाँव दबा सकता हूँ? मौलवी साहब भी रोक के बोले हाँ, आप अपने अब्बू की बीवी के पाँव दबा सकते हो। तो ये चीज होती है कि जो है ना हम आरा माइंड किस तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिविटी की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ। तो खैर, अभी जो है ना हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट सेशन के अंदर सर फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। अब अब छोड़ दो खालिक। अच्छा सर, ये है कि एक मेरी तरफ से छोटी जी सी जी। इनपुट है। सर मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, कोर्ट रिपोर्ट की जो डाटा है ना, उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूं? तो उसके ऊपर कोई सेशन का सर एक कर दें जिसमें हम थोड़ा सा पिछले 2 वीक का या पिछले 3 वीक का उसका जो डाटा हो उसको एनालाइज करके अपने लिए नेक्स्ट वीक जो है वो उसको प्रोजेक्ट कर सकें कि मैं इसमें बाइंग देखूंगा या सेलिंग देखूंगा, हम उसको किस तरह कर सकते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी हमें ना, मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, इसके बारे में थोड़ी सी आपकी तरफ से हेल्प चाहिए। अच्छा, इसमें जो ना साकिब की तरफ से सेशन होते हैं मंडे को दो। तो एक सेशन के अंदर जो मंडे का होता है ना साकिब, उसमें ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट दोनों को कंबाइन वे में डिस्कस करता है। तो साकिब अभी हमारे साथ ज्वाइन भी है, तो साकिब आपके साथ जो है ना वो डिस्कस कर लेगा और एक्सप्लेन भी कर देगा बेस्ट वे के अंदर इंशाल्लाह। तो वो रोज जो है ना ओपन इंटरेस्ट को हम यूज करें, तो ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट को साथ में देखा जाता है वैसे। तो तो सर साकिब मंडे आपको को जो है ना होगा एक्सप्लेन, सेशन इसका? मंडे को डेली हो मंडे रहे हैं को अब तो, साकिब की तरफ से दो सेशन हो नहीं रहे हैं, एक 12 बजे और एक 5 बजे। सर, वो तो हो रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसकी बेसिक समझना चाह रहा था कि हम इसको यूज करने का पॉसिबल वे, मतलब उसका आउटलुक मुकम्मल हमें पता चल जाए, वो किस किस तरह हमने उसको किस किस चीज को देखना है, कंसीडर किस चीज को करना है, किसको नहीं वो करना, वो मैंने ताकि थोड़ा लास्ट बहुत वीडियो बनाई थी, वो शायद आपने अगर देखी हो तो उसमें मैंने देखी एक्सप्लेन है किया सर। था। देखी है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं चले मैं उनसे साकिब भाई से फिर वो करूंगा ये मंडे कि को। देखें, अब चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ बेसिक बता दिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ओवरली जब एक दफा देखते हो, दो दफा देखते हो तो समझ में आती हैं। ठीक है सर। थैंक यू। चलें सर, थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है ना सिर्फ अभी एक वीएसए का सेशन रह गया है, और उस वीएसए के सेशन के अंदर क्या है कि हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, और जो अदर देन जो है ना वो वीएसए और अदर देन फंडामेंटल्स हैं, कुछ नॉर्मल इधर उधर की बातें जैसे मैट्रिक्स हैं और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है ना हमारा वीएसए कंप्लीट हो जाएगा जो बैच था। फिर नेक्स्ट क्या है कि हम एक सेशंस करेंगे, जो सेशंस मार्केट से रिलेटेड होंगे, मतलब जो करंट, जो प्रीवियसली कुछ बीएसए बेस्ड सेटअप्स है जिन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना वो कौन से करेंसी में या कौन से स्टॉक के अंदर पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है बीएसए बेस्ड, जिसको हम बाय करें। करेंसी की स्ट्रेंथ कौन सी है, कौन सी करेंसी ज़्यादा वीक है, ताकि हम अपना पेयर बनाएं। और थर्ड ये कि फिर हम चीज़ों को ऐसे लेके चलेंगे कि लेट सपोज कि अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने जो है ना वो क्या कहते हैं, जो सेटअप्स हैं फंडामेंटली उनको डेली बेसिस पे देखेंगे, और वीकली जो है ना फिर हम जो सेशंस होंगे उसमें कोर्ट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि हमें जो है ना प्रॉपरली आउटलुक मिले और फिर हम जो है ना मंडे से ट्रेड करें। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह।